हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप जानते हैं इस चैनल में हम लोग मैथ्स की वीडियो अपलोड करते हैं और अभी हमारी जो चल रही है वो टेस्ट सीरीज चल रही है। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के हम लोग टेस्ट सीरीज इसमें अपलोड कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए कर रहे हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की आज वर्ड प्रॉब्लम और ग्राफ का ये टेस्ट है जिसका हम लोग कर रहे हैं सेट सी। इससे पहले वाली वीडियो में सेट ए और सेट बी हम लोगों ने किया था, उसमें ग्राफ और वर्ड प्रॉब्लम बहुत बेसिक से इंक्लूड करी थी, ग्राफ तो इंक्लूड ही नहीं किया था। आज के इस टेस्ट में हम लोग के पास केवल ग्राफ और केवल वर्ड प्रॉब्लम नहीं इंक्लूड करी है। जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सारी की सारी इसमें आपको मिल जाएंगी सेट सी के अंदर और सेट डी के अंदर। अगर आप इतनी वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं तो लगभग पूरी ही वर्ड प्रॉब्लम, पूरे चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी। दो पहले हम लोगों ने पिछली वीडियोस में करी थी, 4 क्वेश्चन वहां पे हुए थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेट सी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट आर द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इक्वल टू a प्लस y इक्वल x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसके अंदर जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर नंबर्स नहीं दिए गए, अल्फाबेट दे दिया a और b, पर बनाने का तरीका हमारा वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग बनाते हैं लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के लिए। मतलब जो सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं वो वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं। इसके लिए अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो सॉल्यूशन जो हमारे पास आएगा, जैसे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू 0 अपॉन में a हो जाएगा प्लस y अपॉन में b हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, y अपॉन में b इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से b, तो y की वैल्यू हमें मिल गई b। इसी तरीके से एक बार अगर हम y की वैल्यू 0 लें, y की वैल्यू 0 ली तो x अपॉन में a, y की वैल्यू 0 डाली अपॉन में b इक्वल टू 1, तो x अपॉन में a इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी a, x की वैल्यू हो गई a। तो जो सॉल्यूशन मिला वो नंबर में नहीं मिला, वो a और b में मिला। जो सॉल्यूशन मिला वो नंबर्स में नहीं है, a और b में। तो ग्राफ भी हम लोग a और b के रेस्पेक्ट में ही बनाएंगे। तो एक रफली आइडियाज हम लोग बना देंगे क्योंकि नंबर्स तो ये है नहीं, a और b है, तो a और b के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे। यहां पर x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। अब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू b है, तो रफली कहीं भी अंदाजे से कहीं भी एक पॉइंट लगा लेंगे b। सपोज करें यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो b है और y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू a है, तो कहीं भी रफली अंदाजे से कहीं भी, छोटा हो बड़ा हो बराबर हो, कहीं पे भी लगा लेंगे, एक पॉइंट क्या लगा देंगे, a लगा देंगे। अब x इक्वल टू 0 पर है y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू b यहां पर है, तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू b ये वाला पॉइंट है, और y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a पर y इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को जोड़ते हुए अगर हम लाइन खींचें तो लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास, ये लाइन आ जाएगी। तो ये तो हुआ इसका ग्राफ। क्वेश्चन था कि व्हाट आर द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रही है, तो ये लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रही है वो ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है। लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में बनने वाला ट्रायंगल ये हो गया। इस ट्रायंगल के हमें क्या बताने हैं, वर्टिसेस भी बताने हैं और एरिया भी बताना है। तो देखो अब तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये पॉइंट जैसे a है, ये पॉइंट जैसे b है, ये पॉइंट जैसे c है, तो इसके अगर वर्टिसेस c है तो वर्टिसेस इसके हो जाएंगे, वर्टिसेस a के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या लिखे जाएंगे 0, b, b के जो कोऑर्डिनेट है, b तो ओरिजिन वाला पॉइंट है तो b के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, और जो c पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। ये तो हो गए इसके वर्टिसेस। और अगर फाइंड आउट करना है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो आ जाएगा हाफ, बेस जो है वो यहां से यहां तक है, मतलब बेस की वैल्यू कितनी है a, और हाइट जो है वो यहां से यहां तक, ये हाइट है, ये हाइट हो जाएगी। तो हाइट जो जाएगी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है b है ये, तो एरिया हो जाएगा ab अपॉन में 2, इतने स्क्वायर यूनिट, ये इस ट्रायंगल का हो जाएगा एरिया। तो इस तरीके से हमने इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करे 0, b, 0, 0 और a, 0,
और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें मिल गया वो हाफ इंटू बेस, बेस ये होगा तो बेस की वैल्यू ए हुई, हाइट ये होगी तो हाइट की वैल्यू कितनी हुई बी, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ही, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ही, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के हमें क्या मिल जाएगा इसका एरिया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बस ये था कि नंबर्स नहीं थे, अल्फाबेट थे। तो जब मैंने टेस्ट में दिया था काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहे कि भाई यहाँ पर हम लोग ए और बी को कैसे मार्क करेंगे। कहीं भी मार्क कर सकते हो आप, कहीं भी, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप कहीं पे भी ए मार्क कर लो, कहीं पे भी बी मार्क कर लो, इक्वल डिस्टेंस में मार्क कर लो, किसी को छोटा किसी को बड़ा रख लो, कहीं भी रख सकते हो आप लोग। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइड में लेते, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। देखिए 3 लाइन है इसमें, एक लाइन है x इक्वल टू 2। अगर वन वेरिएबल की इक्वेशन है, केवल x है या केवल y है, तो इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। इसका कोई ना कोई हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ना कोई पॉइंट निकालने पड़ते हैं, डायरेक्ट ग्राफ बनता है इसका। तो इसका ग्राफ तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। दूसरी लाइन है y इक्वल टू 5, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, केवल y है, तो इसका भी ग्राफ हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ये वाली जो लाइन है x इक्वल टू y, इसके लिए हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके लिए अगर हम पॉइंट करेंगे तो फिर वही कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे यूज किया था। एक बार x की वैल्यू 0 लेते हैं। अगर x की वैल्यू हमने 0 डाली, अगर हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब मैं इसमें y को 0 नहीं ले सकता। अगर मैंने y को 0 लिया तो x को 0 हो जाएगा। तो कुछ और ले लो, कुछ भी और, जैसे x इक्वल टू 1 ले लो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसा मत करना x इक्वल टू 0 से अगर y इक्वल टू 0 ले लिए आ गया है तो y इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर x इक्वल टू 0 होगा, वो तो एक ही पॉइंट आएगा 0,0। तो कुछ दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा इस केस में। एक बार x इक्वल टू 1 लिया तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। अब इसका बना लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0 1 2 3 4 5, इधर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4, और नीचे की तरफ भी ये नेगेटिव होगा तो -1 -2 -3 और -4 इस टाइप से। x इक्वल टू 2 की लाइन डायरेक्ट बनेगी, x इक्वल टू 2 की लाइन डायरेक्ट बनेगी। इसके लिए हमें कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे बनेगी, जहां x की वैल्यू 2 है, जहां x की वैल्यू 2 है वहां से एक सीधी लाइन खींच दो। देखिए यहां पर x की वैल्यू 2 है, तो जहां x की वैल्यू 2 है वहां से एक सीधी लाइन ले लो। ये x इक्वल टू 2 की लाइन है, x इक्वल टू 2। y इक्वल टू 5 की लाइन भी डायरेक्ट बनेगी, जहां y की वैल्यू 5 है वहां से सीधी लाइन ले लो, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस ले लो। ये y इक्वल टू 5 की लाइन हो जाएगी। और इसके लिए हम बनाते हैं x पे 0 y पे 0, x पे 0 y पे 0, ये वाला पॉइंट होगा 0 पे 0, x पे 1 y पे भी 1, 1 पे 1, यहां पे पॉइंट आएगा 1 पे 1, 1,1, और इन दोनों को जोड़ते हुए अगर हम खींचें लाइन तो इस टाइप की लाइन ये चली जाएगी। What are the vertices and area of triangle formed by these line? अब इन तीनों लाइन से मैंने इसीलिए इसका कलर चेंज कर दिया था, इसका कलर मैंने रेड कर दिया था ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे कि ट्रायंगल कौन सा है। अब ये 3 रेड लाइन है। अच्छा, एग्जाम में आपके पास शायद ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि भाई आप कलर चेंज कर सको, तो आप लोग क्या करना, जैसे अगर कंफ्यूजन लगे कि भाई कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कहां ट्रायंगल बन रहा है, नहीं समझ में आ रही बात, तो उसके लिए क्या करना, पहले तो आप पेंसिल से इन सबको बना लेना। पेंसिल से बनाने के बाद जो मेन जो क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में x इक्वल टू y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू y की बात करी और किसी की बात तो करी नहीं है, तो या तो उसको उन लाइंस को थोड़ा डार्क कर लेना, पेंसिल से थोड़ा डार्क कर देना। पहले जो लाइन x एक्सिस y एक्सिस होंगी उनको थोड़ा हल्की पेंसिल से कर लेना, और फिर इसमें पेंसिल को थोड़ा डार्क करना। तो जो डार्कर लाइन होंगी, उन डार्कर लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा होगा वो ट्रायंगल आपको कंसीडर करना होगा। अभी तो मैंने रेड कलर से कर दिया तो मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि रेड कलर से बनने वाला ट्रायंगल ये है। रेड कलर वाली लाइनों से बनने वाला जो ट्रायंगल है वो ये वाला ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं और एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके 3 वर्टेक्स हैं, एक जैसे ये A है, एक जैसे ये B है, एक जैसे ये C है। तो हमें A B C के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं और A B इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। अब A के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो A के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इतना तो क्लियर है कि A पर x की वैल्यू तो 2 है। A पॉइंट, वैसे तो जब तुम ग्राफ कॉपी पे करोगे तो अपने आप दिख जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा कहां पे पॉइंट आ रहे हैं। तो x की वैल्यू 2 आएगी और इसमें y की वैल्यू मैं पुट करके भी निकाल लो तो y की वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी इस पॉइंट पे। A तो हो जाएगा 2,2,
बी आ जाएगा तुम्हारा ग्राफ के ऊपर देखने पर x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी, तो बी पॉइंट हो जाएगा 2,5। सी पॉइंट में जब आप करोगे तो x की वैल्यू भी इसमें 5 आएगी और y की वैल्यू भी 5 आएगी। तो ये तो हो गए इसके वर्टिसेस, ये तो हो गए ट्रायंगल के वर्टिसेस। अगर मैं लिखूं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल इन तीनों लाइन से बन रहा है, पहले जो वर्टेक्स है वो है 2,2, दूसरा जो वर्टेक्स है वो है 2,5 और जो तीसरा वर्टेक्स आया है C वो आया है C वाला जो आया है वो आया है 5,5। तो तीसरा जो वर्टेक्स आ गया है वो आ गया है 5,5। तो ये ट्रायंगल हो गया ABC और ये इसके क्या हो गए वर्टिसेस। लेकिन क्वेश्चन में एरिया भी बोला है, एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो अगर एरिया निकालना है इसी ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। यहां पे जो हमारे पास बेस होगा इस ट्रायंगल में, बीसी को जैसे बेस ले लेते हैं और एबी को क्या ले लेंगे, हाइट। अगर बेस हम बीसी को ले रहे हैं तो हाइट हमें लेनी पड़ेगी एबी को। ग्राफ पे बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि बी से लेके सी तक कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। 2 से लेके 5 तक है तो ये 3 बॉक्स आ रहे होंगे, हाफ इंटू 3, 3 बॉक्स आ जाएंगे बीसी पे। और ए बी पे जब देखोगे ये भी 2 से 5 तक, ये भी 3 ही बॉक्स आएंगे, ये भी 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें मिलेगा वो 3 3 या 9/2 आ जाएगा। तो 9/2 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट किए और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमने फाइंड आउट यहां पर कर लिया। ठीक है, तो अगर सिंगल वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, x = 2 y = 5, तो लाइन बनानी बहुत आसान है। x = 2 का मतलब है जहां पर x की वैल्यू 2 है वहां से आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लो। y = 5 का मतलब है जहां y की वैल्यू 5 है वहां से आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लो। कंफ्यूजन होता है इस बात को समझने में कि ट्रायंगल कौन सा लेना है। जैसे अगर आप सब कुछ पेंसिल से बना रहे थे या सब कुछ मैं व्हाइट लाइन से बना रहा होता तो एक ट्रायंगल यहाँ ये भी नजर आता, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला भी नजर आता। तो ये कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो इसका सही तरीका ये है कि जो लाइनें हैं जैसे x = 2 y = 5 x = y, इन सबको थोड़ा डार्क करो या इनको इन पे पेन चला दो। तो जब आप इन पे पेन चला दोगे, इन लाइंस के ऊपर पेन चलाओगे या इनको थोड़ा डार्क कर दोगे, वैसे ग्राफ के ऊपर पेन चलाना ठीक नहीं है, तो पेंसिल को ही थोड़ा डार्क कर देना चाहिए। तो उसको अगर तुम थोड़ा डार्क करोगे तो उन डार्क लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा होगा वो आपको लेना है। तब आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि ये वाला ट्रायंगल लेना है, ना ये बड़ा वाला लेना है, ना ये छोटा वाला लेना है। ऐसा कोई ट्रायंगल आपको नहीं लेना है। तो ये कंफ्यूजन होता है ग्राफ के ऊपर, तो इसको ऐसे करके आप रिजॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 2x + 3y = 12। लाइन है, एक है 2x + 3y = 12, एक है x - y - 1 = 0 और एक है x = 0। इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस भी फाइंड आउट करने हैं। ऑल्सो राइट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, दोनों चीज निकालनी है। तो चलिए सॉल्यूशन के लिए तो वही करेंगे, 2 ही पॉइंट इनफ होते हैं अगर लाइन बनानी है। तो एक बार x की वैल्यू 0 डालो। अगर आपने x की वैल्यू 0 डाली तो कैलकुलेशन क्या होगी, 2 × 0 + 3y = 12। तो 0 + 3y = 12, तो y की वैल्यू आएगी यहां से 4। और अगर एक बार डाली अपने y की वैल्यू 0, तो 2x + 3 × 0 = 12, तो 2x = हो जाएगा 12। और x की जो वैल्यू आएगी वो यहां से कितनी आ जाएगी, 6। तो अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 6 आई। एक तो यहां से बनेगा, दूसरा यहां से बनेगा। अगर आपने x की वैल्यू 0 डाली तो इस वाले में x की वैल्यू 0 लेने पे 0 - y - 1 = 0, -y = +1, तो y की वैल्यू आएगी -1। एक बार y की वैल्यू 0 डाली तो x - 0 - 1 = 0, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आएगी 1। अगर y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू आएगी 1। और एक ये x = 0 है। अब ये x = 0 क्या है, इसका ग्राफ कैसे बना, ये भी वही है, सिंगल वेरिएबल है, केवल x है इसमें। तो इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। और कहां पर पैरेलल होगी, जहां पर x की वैल्यू 0 है। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी और उस पॉइंट पे पैरेलल होगी जहां पर x की वैल्यू 0 है।
चलिए वो तो अभी ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के साथ साथ बात क्लियर आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कहाँ पे बन रहा है। तो ग्राफ शुरू करते हैं इसका बनाना। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और अगर हम इसकी पॉइंट लें तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरफ नेगेटिव जाएगा तो -1, -2, -3, -4, -5। इस तरफ नेगेटिव जाएगा तो -1, -2, -3, -4, -5। इस टाइप से लोकेट करते हैं पॉइंट x = 0 पर y को। फिर कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ट्रायंगल साफ नजर आए। x = 0 पर y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 4। x = 6 पर y की वैल्यू 0, x = 6 पर y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट होगा। और इन दोनों को जोड़ते हुए लाइन खींचे तो कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसी लाइन चली जाएगी। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं, 2x + 3y = 12। ये तो पहली लाइन हो गई, ये तो फर्स्ट लाइन का ग्राफ हुआ। सेकेंड लाइन, x = 0 पर y की वैल्यू -1, यहां पर पॉइंट आएगा। x पे 0 और y पे -1, y पे 0, x पे 1, y पे 0, x पे 1, ये वाला पॉइंट आएगा। y पे 0 और x पे 1। इन दोनों को जोड़ते हुए अगर लाइन खींचे तो लाइन कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये लाइन इस तरीके से चली जाएगी और इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन है x - y - 1 = 0। तीसरी लाइन है x = 0, तो जहां x की वैल्यू 0 है, यहां पर x की वैल्यू 0 है, इस जगह पर। यहां से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, तो y एक्सिस के पैरेलल तो मैं खींच नहीं पाऊंगा, तो लाइन कैसे जाएगी, y एक्सिस के ऊपर ही चली जाएगी। यहां से अगर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है तो y एक्सिस के अलग से लाइन तो मैं पैरेलल तो यहां 0 से खींच नहीं पाऊंगा, तो ये y एक्सिस के ऊपर ही चली जाएगी। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप इसको ध्यान भी रखना, कभी भी अगर आपको x = 0 लिखा हुआ मिल रहा है तो ये जो इक्वेशन होती है ये होती है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x = 0 होती है, तो x = 0 का मतलब y एक्सिस ही होता है, और y = 0 का तो उसका मतलब x एक्सिस ही होता है। तो अब देखो ये रेड लाइन से बनने वाला ट्रायंगल, देखो यहां पे भी कंफ्यूजन है, समझ कभी लगेगा। देखो कई बच्चे, जैसे भी मैं टेस्ट चेक कर रहा था तो कुछ कई बच्चों ने यहां वाला ट्रायंगल ले लिया था, ये वाला ट्रायंगल ले लिया था, जबकि ये वाला ट्रायंगल इन तीनों से कहां बन रहा है, मतलब तीनों रेड लाइन से बनना चाहिए ट्रायंगल। तो 3 रेड लाइन से बनने वाला ट्रायंगल, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। तो तीनों रेड लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, वो रेड लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। ये वाला जो ट्रायंगल है ये इन तीनों रेड लाइन से बन रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये इन तीनों रेड लाइन से मिलके बन रहा है। तो इस ट्रायंगल को हम लेंगे, इसके हम वर्टिसेस देखेंगे और इसी का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इसका नहीं निकालेंगे, इसका मत निकाल देना। ये वाले में देखो ये कोई भी रेड, तीसरी रेड लाइन इंक्लूड इसमें नहीं है, ये x एक्सिस के साथ है और ये y एक्सिस के साथ है। तो चलिए सबसे पहले तो वर्टिसेस लिख लेते हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो 3 वर्टिसेस हैं, ये वाला पॉइंट है जैसे A, ये वाला पॉइंट है जैसे B और ये वाला पॉइंट है जैसे C। तो ये वाला जो वर्टेक्स आएगा यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मैंने ये निकाल रखा था, तो हाँ 3,2 आ जाएगा। A वर्टेक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3,2। जब आप ग्राफ पे करोगे तो ग्राफ पे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा साफ कि x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 2। अभी तो मैं रफली कर रहा हूँ, लेकिन ग्राफ पे भी बिल्कुल साफ पॉइंट नजर आएंगे। और B पॉइंट जो होगा वो B पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 4। यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 4। और ये जो C वाला पॉइंट है, C वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। ये वर्टिसेस हो गए। अब निकालना है इसका एरिया, अब निकालना है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर जो बेस है वो है ये वाला, यहां B से लेकर के C तक। तो इसको कैसे देंगे, देखिए अगर पूरे पूरे बॉक्सेस है तो बॉक्सेस काउंट कर लीजिए, वैसे ही पता चल जाएगा। 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए और एक नीचे 5। एक तरीका ये भी होता है कि हम इसे ऊपर 4 में से माइनस कर देंगे -1 को, ऐसे भी कर सकते हैं।
अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर तरीका क्या रखेंगे, सही तरीका क्या है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दो। तो 4 में से माइनस करेंगे अगर -1 को, तो 4 + 1 5 आ जाएगा। ये आप बॉक्स काउंट कर लो, ऊपर की तरफ 4, नीचे की तरफ 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो बेस तो हो गया इसका 5। हाइट अगर देखनी है तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक की हाइट देखनी है, ये हाइट कितनी है। तो इसमें भी ग्राफ के ऊपर तो आपको सीधे सीधे बॉक्स दिख जाएंगे। तो ये अगर ये 3 पॉइंट है, ये यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे आपको 3 बॉक्स नजर आएंगे, तो हाइट इसकी 3 हो जाएगी। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, हाइट, सॉरी एरिया। 3 इसकी हाइट थी, एरिया कितना जगह 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये इस ट्राइंगल का एरिया हमें मिल जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए, ये 3 क्वेश्चन हमने किए ग्राफ के। अब शुरू होती है इसमें वर्ड प्रॉब्लम। तो अब इसमें 6 क्वेश्चन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के करेंगे। टोटल 9 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम के भी करने। क्वेश्चन है कि विजय हैड सम बनानास, विजय के पास कुछ बनानास हैं। ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स, लॉट ए एंड लॉट बी। उसके बाद कुछ बनानास है, उसको उसने 2 लॉट में डिवाइड कर दिया। कुछ बनानास उसने लॉट ए में रखे, कुछ बनानास उसने लॉट बी में रखे। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनानास। पहला वाला जो बेचा उसने वो कितने में बेचा, 3 बनाना 2 रुपए के बेच रहा था फर्स्ट लॉट में। एंड सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। और जो दूसरा वाला लॉट था, दूसरा वाला जो ढेर था, उसके बनाना कैसे बेच रहा था, वो 1 रुपए का 1 बनाना बेच रहा था। और उसे जो टोटल पैसा मिला वो कितना मिला, 400। इस तरीके से बेचने पर। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, अगर वो फर्स्ट लॉट में 1 रुपए का 1 बनाना बेचता और सेकेंड लॉट वाले में 5 बनाना अगर वो 4 रुपए में बेचता, तब उसके पास पैसा कितना इकट्ठा हो जाता, 460 रुपए। तो फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बनानास, कि टोटल उसने कितने बनानास बेचे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट करते हैं कि नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए। सपोज किया लॉट ए में जो बनानास हैं वो कितने हैं, x, और लॉट बी में जो बनानास हैं, नंबर ऑफ बनानास, नंबर ऑफ बनानास इन लॉट बी। लॉट बी में सपोज कर लिया कितने बनानास रखे हैं उसने, y। 2 ढेर बनाए उसने, 2 लॉट बनाए, एक लॉट में x बनाना सपोज कर लिया, एक लॉट में y बनाना सपोज कर लिया। अब ले रहे हैं फर्स्ट कंडीशन। देखिए लॉट ए के लिए उसने क्या करा था, लॉट ए के लिए उसने करा था कि ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनाना। तो इसका मतलब उसने ऐसे रखा था। देखिए पहले हम ना एक बनाने की कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 बनानास, कॉस्ट ऑफ 3 बनानास ऑफ लॉट ए। लॉट ए के 3 बनाने की कॉस्ट कितनी रखी थी उसने, 2 रुपए। लॉट ए के 3 बनाने की कॉस्ट कितनी रखी थी, 2 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना ऑफ लॉट ए, तो लॉट ए के 1 बनाना की कॉस्ट कितनी रहेगी। अगर 3 बनाना 2 रुपए में बेच रहा है तो 1 बनाना कितने का बेचेगा, 2/3 का। 1 बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, 2/3। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ, अच्छा लॉट बी के लिए उसने सीधे देखा है, 1 रुपए में 1 बनाना बेचा है। लॉट बी में 1 रुपए में 1 बनाना बेचा है। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना ऑफ लॉट बी, वो तो सीधे ही दे रहेगा ₹1। अब यहां से हमें बड़े आराम से इक्वेशन मिल जाएगी। अगर 1 बनाना लॉट ए का 2/3 का है, तो x बनानास कितने के होंगे, 2/3x के। अगर लॉट बी का 1 बनाना 1 रुपए का है, तो y बनाना कितने के आएंगे, 1y के। और उसे पैसा जो इकट्ठा हुआ टोटल, वो कितना इकट्ठा हुआ, 400 रुपए। तो लॉट ए से इतना पैसा आया, लॉट बी से इतना पैसा आया, दोनों का प्लस किया और इक्वल टू में कितना हो गया, 400। एक इक्वेशन यहां से तैयार कर लो। पहले इसको एलसीएम लेकर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा तो 2 आएगा 2x, ये आएगा 3y इक्वल टू आएगा 400, ये आएगा 2x, ये आएगा 3y इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे, क्रॉस करने पर 1200। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अब एक और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन और दे रखी है उसने
दूसरी कंडीशन में वो कह रहा था इफ ही हैड सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, अगर पहले लॉट में एक बनाना की कॉस्ट वो ₹1 रखता और सेकेंड लॉट में वो ₹4 रखता 5 बनाना की कॉस्ट, तब उसे मिल रहे थे ₹460। अब इसके लिए बनाते हैं कॉस्ट ऑफ वन बनाना, कॉस्ट ऑफ वन बनाना ऑफ लॉट ए, ऑफ लॉट ए, लॉट ए के एक बनाने की कॉस्ट अगर उसने ₹1 रखी, इसके अलावा क्या दे रखा है कॉस्ट ऑफ कितने बनानास थे ये 5 बनाना की ₹4 थी, कॉस्ट ऑफ 5 बनानास ऑफ लॉट बी, 5 बनाने की कॉस्ट रखी थी उसने ₹4, तो कॉस्ट ऑफ वन बनाना, कॉस्ट ऑफ वन बनाना ऑफ लॉट बी कितना आ जाएगा ₹4/5। लॉट ए के एक बनाने की कॉस्ट जो है वो ₹1 रखी गई है और लॉट बी में 5 बनाने की जो कॉस्ट है वो ₹4 रखी गई है। तो अगर एक बनाना ₹1 का है तो x बनाना कितने हो जाएंगे 1x के, अगर एक बनाना 4/5 का है तो लॉट बी में y बनाना है तो लॉट बी के y बनाने की कॉस्ट 4/5y, और तब मिल रहे थे उसे पैसे कितने ₹460। तब जो पैसे मिल रहे थे वो कितने मिल रहे थे ₹460। एक इक्वेशन यहां से तैयार करो, 5 एलसीएम लो, ये बनेगा 5x + 4y = 460, ये बन जाएगा 5x + 4y = 500, 5 6 30, 5 4 20 और 30 23 आ जाएगा 2300। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहां से हम x और y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 1200, सेकंड इक्वेशन है 5x + 4y = 2300, और इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दो, इसे सेकंड इक्वेशन बना दो, दोनों को सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, इसको जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। 5 2 हो जाएगा 10x, 5 3 हो जाएगा 15y, 12 5 जाएगा 60, 6000 किया जाएगा, ये हो जाएगा 10x + 4 2 जाए 8y, ये हो जाएगा 4600। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 15y में से अगर 8y को सब्ट्रैक्ट किया तो 7y आ जाएगा। 6000 में से अगर 4600 को माइनस किया तो 1400 आ जाएगा, तो 7 से अगर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 200। इसका मतलब सेकेंड लॉट में जो नंबर ऑफ बनाना है वो कितने आ गए हमारे पास 200। अब y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें x मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 3y = 1200, 2x + 3y = 1200। यहां पर y की वैल्यू 200 डाल दो, y की वैल्यू अगर 200 ले ली तो 1200, तो 2x + 600 = 1200, तो 1200 में से अगर 600 को माइनस करेंगे तो 600 ही रह जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x की वैल्यू 300। इसका मतलब लॉट ए में जो बनानास थे वो कितने थे 300 और लॉट बी में जो बनानास थे वो कितने थे 200 x की। तो लेकिन वर्ड्स वाले का आंसर वर्ड्स में जरूर देना है, वरना मार्क्स में कटना ही कटना है। यहां पर नंबर ऑफ बनानास, नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए, लॉट ए में जो बनाना आ गए वो आ गए 300, और इसके अलावा नंबर ऑफ बनानास इन लॉट बी, लॉट बी में जो बनाना आ गए वो कितने आ गए 200, और यही होगा हमारा इसका आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा कि लॉट ए के अंदर है 300 बनाना और लॉट बी के अंदर है 200 बनाना। तो बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें करना क्या होता है कि पहले एक बनाना की कॉस्ट निकालनी होती है कि एक बनाना कितने का है, कि भाई लॉट बी में जिसने बोला था कि भाई उसने कितने 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 बनाना बेचे थे, उसने कहा था कि 5 बनाना 4 रुपए के, तो 5 बनाना 4 रुपए के, हमें एक बनाने की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तब हम जितने भी बनाना उसके अंदर है उसका हम लोग निकाल पाएंगे। तो हमने एक बनाने की कॉस्ट निकाल ली 4/5, फिर इक्वेशन बड़े आराम से बनेगी। ऐसे यहाँ पे 3 बनाने की कॉस्ट दे रखी थी 2 रुपए, तो एक बनाना की कितनी आई 2/3, फिर उस पर इक्वेशन आसानी से बन गई।
ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 110 if 10 is subtracted from the first number and new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number, find the first number। फर्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिजिट वाले क्वेश्चंस का एक फिक्स पैटर्न होता है। स्टार्टिंग में लेट करते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है, x। यूनिट डिजिट को x ले लेते हैं और जो टेंस डिजिट है उस टेंस डिजिट को हम ले लेंगे कितना, जैसे y। फिक्स पैटर्न है, स्टार्टिंग का स्टेप सारे के सारे क्वेश्चन में यही रहता है। तो यहां से अगर हम 2 डिजिट नंबर बनाएं, 2 डिजिट नंबर अगर हम यहां से बनाएं तो 2 डिजिट नंबर के लिए फॉर्मूला होता है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट, 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट है y और यूनिट डिजिट है x, तो 2 डिजिट का जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, 10y प्लस x। क्वेश्चन में रिवर्स नंबर की भी बात चल रही है, इंटरचेंजिंग द डिजिट बात चल रही थी। तो एक काम करते हैं, रिवर्स नंबर भी निकाल लेते हैं, फिर जैसी भी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी वो यूज कर लेंगे। तो रिवर्स नंबर में होता क्या है, जो यूनिट डिजिट होती है वो टेंस में आ जाती है, जो टेंस डिजिट होती है वो यूनिट पे आ जाती है। तो रिवर्स नंबर इस तरीके से हम लोग पलट देते हैं इसको। तो रिवर्स नंबर की भी बात कर लेते हैं, कितनी है। तो रिवर्स नंबर इसमें 10y प्लस एक्स या 10x प्लस y हो जाएगा। चलिए तो रिवर्स नंबर लेते हैं इसका। रिवर्स नंबर होगा 10x प्लस y, रिवर्स नंबर हो जाएगा इसका 10x प्लस y। अब लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, और जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 110। जो 2 डिजिट का नंबर है मतलब 10y प्लस x, और इंटरचेंज करके जो नंबर आ रहा है मतलब 10x प्लस y, इन दोनों का जो सम है वो है 110। तो x को और 10x को अगर ऐड किया तो 11x, 10y को और y को ऐड किया तो 11y इक्वल टू हो जाएगा 110। अगर हम बोथ साइड 11 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमने क्या करा, दोनों साइड 11 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब लेते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ले रहे हैं हम इसकी सेकेंड कंडीशन। क्वेश्चन में कुछ और लैंग्वेज भी दी होगी। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, यहां लिख लेते हैं सेकंड कंडीशन इसकी। सेकंड कंडीशन यहां पे लिख लेते हैं, और कंडीशन ये थी कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब 10y प्लस x, जो ओरिजिनल नंबर है, फर्स्ट नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, अगर हम उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो जो नया नंबर आता है, जो नया नंबर आएगा वो 4 ज्यादा होता है सम के 5 टाइम्स से 4 ज्यादा होता है। तो 10 माइनस करने पर जो नंबर आएगा वो सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस वाई, कितने टाइम्स उसका 5 टाइम्स, उसके 5 टाइम्स से कितना ज्यादा आएगा, 4 ज्यादा आएगा। अगर हम ओरिजिनल नंबर में से 10 माइनस करें तो सम ऑफ द डिजिट के 5 टाइम्स से 4 ज्यादा हो जाता है। तो 10y प्लस x माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10y प्लस x, ये इधर आएगा माइनस 5y, ये इधर आएगा माइनस 5y, एक 5x होगा एक 5y होगा, इसको 5x लिख लेते हैं, और ये 10 उधर चला जाएगा तो 4 प्लस 10। अब 5x में से अगर 4x गया तो 5x में से 1x गया तो माइनस 4x, और 10y में से अगर 5y गया तो प्लस का 5y, और इक्वल टू में 10 और 4 को ऐड किया तो 14। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें
यहां से दूसरी इक्वेशन मतलब x और y की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। चलिए अब सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है -4x प्लस 5y इक्वल टू 14। ये जैसे फर्स्ट, ये जैसे सेकेंड। कोफिशिएंट को अगर बराबर करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x ये हो जाएगा, 4y ये हो जाएगा, 10 4 जा 40 ये हो जाएगा, -4x ये है, 5y ये है, इक्वल टू में 14 ये है। 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हुआ तो 9y होगा, इसको ऐड किया तो 54, और 9 से 54 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6। तो इसकी हमें टेंस डिजिट का पता चल गया कि टेंस डिजिट जो है वो कितनी आई है 6। और इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 10। y की वैल्यू लेंगे यहां से 6 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आएगी 4। लेकिन आंसर केवल x और y में नहीं छोड़ना। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या जाता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नंबर पूछेगा, वो 2 डिजिट का नंबर। फाइंड द फर्स्ट नंबर, नंबर पूछ रहा है, मतलब 2 डिजिट का जो नंबर है उसको पूछ रहा है, तो उसका वो जो आएगा वो आंसर होगा हमारा। तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या था 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स में आंसर रखेंगे हम अपना। तो अगर हमें 2 डिजिट वाला नंबर चाहिए, जो ओरिजिनल नंबर था या जो फर्स्ट नंबर था, अगर वो चाहिए तो वो कितना होगा 10y प्लस एक्स। डालो वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, 60 प्लस 4 और आंसर हो जाएगा 64। तो वो जो 2 डिजिट का नंबर हमें मिला वो कौन सा मिला, कितना मिला 64। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में भी कुछ बातें रटी रटाई होती है। जैसे डिजिट वालों में रटी रटाई होती है, ऐसी फ्रैक्शन वालों में भी लेट करते हैं हम कि जो न्यूमरेटर है वो है x और जो डिनोमिनेटर है वो है y। तो फ्रैक्शन जो होगा, फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन, ये 3 चीज लिखनी है फ्रैक्शन वालों में। न्यूमरेटर को ले लिया x, डिनोमिनेटर को ले लिया y, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन ये है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर हम न्यूमरेटर को तो करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, और डिनोमिनेटर को कम कर दे 5, मतलब डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दे अगर 5, न्यूमरेटर को कर दे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में कर दे अगर हम 5 कम, मतलब 5 माइनस, तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 6 अपॉन में 5। इसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, यहां करेंगे तो 6y माइनस 6 5 हो जाएगा 30, y माइनस 5 की 6 से कर दी, 5 की 2 से कर दी, तो 10x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। 2 से डिवाइड कर देंगे तो थोड़ी इक्वेशन छोटी हो जाएगी, तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 2 से इसको कैंसिल करें तो 30। ये वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन लेते हैं इसके बाद। सेकंड कंडीशन ये है कि इफ डिनोमिनेटर इज डबल, अगर डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हम डिनोमिनेटर को डबल कर दें, मतलब कितना करते हैं 2y, न्यूमरेटर में तो अभी देखेंगे क्या है, पर डिनोमिनेटर को क्या कह रहा है डबल कर दें। तो नीचे y था तो y को कर दिया 2y, एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, और न्यूमरेटर में 8 बढ़ा दें, इंक्रीज्ड बाय 8। डिनोमिनेटर को कर दें डबल और न्यूमरेटर को क्या कर दें इंक्रीज बाय 8, तब जो फ्रैक्शन हो जाता है वो हो जाता है 2 अपॉन में 5। तो फ्रैक्शन हो जाता है 2 अपॉन 5। और फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x और y की वैल्यू अगर हम पुट कर लेंगे तो हमें फ्रैक्शन का पता चल जाएगा। तो पहले इक्वेशन तैयार करेंगे। 5x ये इधर आएगा, 5 8 जा 40 आएगा, और ये कितना आएगा 4y,
इस 4y को ले लेते हैं तो 5x माइनस 4y इक्वल हो जाएगा -40। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। 4y को दे लिया है, 40 को दे ले गए। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व और यहां से निकाल लेंगे x की और y की वैल्यू। सॉल्व करने के लिए वही एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू -15 और 5x माइनस 4y इक्वल टू -40, ये सेकेंड है। ये तो इसमें तो इजी पड़ गया क्योंकि इसमें भी 5x है, उसमें भी 5x आ रहा है, तो 5x से 5x कैंसिल ही हो जाएगा। दोनों में 5x आ रहा था तो 5x से 5x जो है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और 4y में से अगर 3y सब्ट्रैक्ट किया तो y हो जाएगा। 40 में से अगर 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 25। तो y की वैल्यू हो गई 25। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू को पुट करके यहां से x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 5x माइनस 3y इक्वल टू -15। यहां पर आ जाएगा x की y की जो वैल्यू है वो है 25 इक्वल टू -15। तो 5x माइनस 75 इक्वल टू -15। तो यहां से सॉल्व करने पे 75 को उधर भेजेंगे तो 5x इक्वल टू -15 प्लस 75। तो 5x 75 में से 15 माइनस किया तो 60। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60/5 और यहां पे डिवाइड करके आ जाएगा 12। तो न्यूमरेटर जो हमें मिल गया वो तो कितना मिल गया 12 और डिनोमिनेटर जो हमें मिल गया वो कितना मिल गया हमें 25। तो फ्रैक्शन जो हमें मिलेगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 12 डिनोमिनेटर 25। तो फ्रैक्शन की ही फॉर्म में आंसर देना है क्योंकि क्वेश्चन में वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसका आंसर लिखेंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 12/5। ठीक है। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस के शुरू के 3 स्टेप रटे स्टेप होते हैं। न्यूमरेटर को आपको x लेना है, डिनोमिनेटर को y लेना है, फ्रैक्शन होगा आपका x/y। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज होगी कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है या इंक्रीज करना है या रिड्यूस करना है, वो जैसी भी लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज उसके बाद चलेगी। शुरू के 3 स्टेप फिक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है अ ट्रेन कवर्ड। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। दोनों ही सेट के अंदर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ये मैंने अभी से सेट सी में भी इंक्लूड कराया और सेट डी में भी इंक्लूड कराया, तो दोनों सेट के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। डिजिट का फर्क है बस केवल, पर क्वेश्चन सेम है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, फास्टर हो जाए, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। अगर अपनी स्पीड को बढ़ा दे 6 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड कम हो जाती है 4 आवर, सॉरी टाइम जो होता है वो कम हो जाता है 4 आवर अगर स्पीड बढ़ जाए तो। इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और अगर अपनी स्पीड को कम कर दे 6 किलोमीटर पर आवर तो उसे 6 घंटे फिर ज्यादा लगते हैं। तो 2 कंडीशन दे रखी है, तो 2 इक्वेशन हमारी बनेगी। करते कैसे, शुरुआत कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, ध्यान से देखना इसको। लेट करते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन, सपोज का जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है वो तो है x किलोमीटर पर आवर, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, और जो उसका टाइम था, टाइम टेकन है उसको सपोज के लिए कितना है y आर, मतलब ये उसका ओरिजिनल है। जब वो अपनी स्पीड में कोई चेंज नहीं करता, अपनी ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है, तो उसकी स्पीड हमने सपोज कर लिया x, और जो ओरिजिनली उसको टाइम लग रहा था वो टाइम सपोज कर लिया कितना है y। और यहां से हम उसका डिस्टेंस और पता कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है x, टाइम है y, तो इतने किलोमीटर मतलब x इंटू वाई उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है। इफ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर,
अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए तो पहले कितनी है x, ज्यादा हो गई तो कितनी हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई स्पीड, तो उस केस में टाइम क्या हो गया 4 घंटे कम। अब उसका जो टाइम पहले जो ओरिजिनल टाइम था वो कितना था y, अब 4 घंटे कम हो गया तो कितना रह जाएगा y माइनस 4। अब इस नई यहां से अगर मैं उसका डिस्टेंस निकालूं, यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x प्लस 6 और टाइम है y माइनस 4, और इसको मल्टीप्लाई करके हमें यहां से इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो x की y में मल्टीप्लाई करी तो xy, x की 4 में करी तो 4x, y की 6 में करी तो 6y, y की इसमें करी तो 24। लेकिन आप स्पीड कम कर सकते हो, टाइम बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा करके टाइम कम कर सकते हो, ये सब कुछ तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। डिस्टेंस जितना है डिस्टेंस उतना ही रहता है। भाई अगर सपोज किया आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, तो दिल्ली से मुंबई जाते हुए तो आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम लग गया, लेकिन इससे दिल्ली और मुंबई के बीच के डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस उतनी की उतनी रहेगी, तो डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो पहले वाला डिस्टेंस होगा उसके क्या होगा इक्वल। डिस्टेंस सेम रहता है, स्पीड अगर हम कम ज्यादा करते भी हैं तो डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस विल रिमेन सेम। इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 6y, ये 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये 12 आ जाएगा। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये तो पहली कंडीशन। अब बिल्कुल सेम ऐसी करते हुए हम दूसरी कंडीशन में बना लेंगे। अब तो ये क्वेश्चन आसान है, अगर आप एक कंडीशन सीख गए इसकी तो दूसरी कंडीशन आसान है, दूसरी कंडीशन भी सेम ही बननी है, सेम ही सब कुछ लेना है। अगली बार बस केवल उसने ट्रेन की स्पीड शायद कम कर दी है, यहाँ पे तो स्पीड को बढ़ाया था, अगली बार वो कह रहा है इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो कम हो जाएगी तो स्पीड कितनी रह जाएगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में उसको 6 घंटे ज्यादा टाइम लगता है, तो 6 घंटे ज्यादा समय लग रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा y प्लस 6 आवर, ये उसका टाइम हो जाएगा। फिर दोबारा यहां से डिस्टेंस निकालते हैं, फिर दोबारा यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम x माइनस 6 इंटू में y प्लस 6, मल्टीप्लाई करने पे एक्स वाई आएगा प्लस 6x आएगा माइनस 6y आएगा माइनस 36 आएगा। अब ये वाला डिस्टेंस और पुराना वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू किसके होगा एक्स वाई के, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो 6x माइनस 6y और ये 36 उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इसको भी हम 6 से डिवाइड कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड करने पे ये x हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये वो इक्वेशन नंबर 2। भाई तीनों ही 6 से डिवाइड हो रहे थे तो पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, बोथ साइड सबको 6 से डिवाइड कर लिया। अब दो आसान आसान सी इक्वेशन आ गई और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 6। ये थी फर्स्ट, ये थी सेकेंड। बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3y में से 2y गया तो y बचेगा, 12 और 12 ऐड होगा तो 24 आएगा, तो y की वैल्यू हो गई 24। y हमने लिया था टाइम को, तो टाइम तो कितना आ गया 24 आवर का। अब y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकेंड में रख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन छोटी है तो सेकेंड में रख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, तो x y की वैल्यू है 24 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 24, तो 24 और 6 को ऐड किया तो 30। तो x जो थी उसकी स्पीड थी, y जो था उसका टाइम था। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्पीड पूछा था, टाइम पूछा था या कुछ और पूछा था। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, जर्नी की लेंथ हमें निकालनी है, मतलब डिस्टेंस हमें निकालना था कि डिस्टेंस कितना है।
और डिस्टेंस जो था वो x इंटू वाई था। तो लेंथ ऑफ जर्नी उसने हमसे पूछा था, मतलब डिस्टेंस पूछा था। तो डिस्टेंस जो था वो x इंटू वाई था। तो x की वैल्यू है 30, y की वैल्यू है 24, मल्टीप्लाई करा तो 720 किलोमीटर की आ जाएगी जर्नी। इसका मतलब 720 किलोमीटर की वो जर्नी कर रही थी। तो ये क्वेश्चन था। तो इसमें हमने क्या करा था, स्पीड को लिया था x, टाइम को लिया था y। देखिए इस क्वेश्चन में हमने स्पीड को तो ले लिया था x और टाइम को ले लिया था y। स्पीड को लिया x, टाइम को लिया y, तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, पहली बारी उसने क्या करा, स्पीड को बढ़ा दिया 6 किलोमीटर पर आवर, तो उससे क्या हो गया, टाइम कम हो गया y-4। तो डिस्टेंस निकाला नए वाली कंडीशन से, नई वाली स्पीड नया वाला टाइम, मल्टीप्लाई करा तो डिस्टेंस आया। पर आप स्पीड बढ़ाओ टाइम पे फर्क पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा, स्पीड को कम करोगे तो टाइम बढ़ेगा। मतलब स्पीड का इफेक्ट टाइम पे आता है, डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस कैसी रहेंगी, इक्वल। दोनों को इक्वल रखा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में स्पीड कम करी तो टाइम बढ़ गया, फिर डिस्टेंस निकाली, इस डिस्टेंस को पुरानी डिस्टेंस के इक्वल रखा, एक इक्वेशन वहां से बनाई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा एलिमिनेशन मेथड से, तो हमें यहां से क्या मिल गई, लेंथ ऑफ जर्नी की टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा हटके प्रैक्टिस कर रखी होगी तो बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, जनरल वे में जा रहे हो, तो फिर कई बार ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। इट कैन टेक 12 आवर टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। 2 पाइप है, दोनों पाइप मिल करके एक स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। और भरने में टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटे। दोनों मिलके भर रहे हैं तो 12 घंटे में भर देते हैं। इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर, जो बड़ा पाइप है, बड़े डायमीटर मतलब मोटा पाइप है, उसको हमने 4 घंटे इस्तेमाल किया। और पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर मतलब जो पतला पाइप है, छोटा पाइप है, उसको हमने 9 घंटे यूज किया। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, तो आधा ही टैंक भरा। ठीक है ना, 12 घंटे में दोनों मिल के भर देते पूरा। अगर पहले वाले को हमने मतलब बड़े वाले को 4 घंटे यूज किया और छोटे वाले को 9 घंटे यूज किया, तो आधा टैंक भर गया। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो अगर वो दोनों अलग अलग उस टैंक को भरे तो कितनी देर में वो टैंक वो लोग दोनों मतलब दोनों सेपरेटली उस टैंक को कितनी देर में भर देंगे, ये हमें निकालना है। तो चलिए लेट करते हैं कि टाइम टेकन बाय, जो कौन सा था, लार्जर वाला था ना, लार्जर डायामीटर पाइप बी एक्स आर। सपोज किया जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है उसको तो एक्स आर लग रहे हैं पूरा टैंक भरने में, एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप बी वाई आर। और छोटे वाले जो किसका कम डायमीटर है उसको सपोज किया वाई घंटे लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग 1 आवर का वक्त निकालते हैं कि 1 आवर में वो कितना फिल कर रहा होगा। तो 1 आवर का वर्क अगर निकालना है तो x आवर में वो पूरा टैंक भर रहा है, बड़ा डायमीटर वाला जो पाइप है वो x आवर में पूरा टैंक भर रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा ये निकाल लेते हैं। तो देखिए टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायामीटर पाइप इन 1 आवर। अच्छा, अगर x आवर में वो पूरा टैंक भर रहा है तो 1 आवर में वो कितना टैंक भरेगा। अगर x आवर में, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, अगर 2 घंटे में वो पूरा टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/2 आधा भर पाएगा ना। 2 घंटे में अगर पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में आधा ही भर पाएगा, 1/3। ऐसे अगर 3 घंटे में वो पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा, 1/3। तो कहने का मतलब अगर x घंटे में वो पूरा टैंक भर देता है बड़ा वाला पाइप, तो 1 घंटे में जो भरेगा वो कितना भर पाएगा, 1/x। इतना टैंक भरेगा बड़ा वाला पाइप 1 घंटे में। ऐसे ही टैंक फिल्ड बाय
स्मॉलर डायामीटर पाइप इन 1 आवर, वो कितना भर पाएगा? वो भर पाएगा 1/y, क्योंकि y घंटे में अगर वो पूरा भर रहा है, पूरे का मतलब होता है 1, अगर y आर में वो एक टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/y। और दोनों, अच्छा एक वो भी देखा थे कंडीशन कि टैंक फिल्ड बाय बोथ, ये भी बता देता हूं मैं, बोथ पाइप्स इन 1 आवर। 12 घंटे में दे रखा था कि 12 घंटे में दोनों मिलके पूरा भर देते हैं, तो 12 घंटे में दोनों मिलके एक टैंक भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? दोनों मिलकर के 1 घंटे में भरेंगे 1/12, इतना भरेंगे। अब देखो एक इक्वेशन तो यहीं से आ गई, बड़ा वाला 1 घंटे में भर रहा है 1/x, छोटा वाला 1 घंटे में भर रहा है 1/y। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बड़ा वाला 1 घंटे में 1/x टैंक भरता है, छोटा वाला 1 घंटे में 1/y टैंक भरता है, तो बताओ दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? तो इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, बड़े वाले का जो भी टैंक काम है और छोटे वाले का जो भी काम है, दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों का मिलाकर के 1 घंटे का काम उसने हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, कितना? 1/12। कहने का मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहां से बन गई। बड़े वाले पाइप का 1 घंटे का टैंक कितना भर रहा है? 1/x। छोटा वाला 1 घंटे में कितना भर रहा है? 1/y। दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का 1 घंटे का काम कितना है? 1/12। दोनों मिलकर के जो 1 घंटे में भर रहे हैं वो 1/12 है, तो बड़े वाले का 1 घंटे का काम, छोटे वाले का 1 घंटे का काम, दोनों को हमने ऐड किया तो दोनों का 1 घंटे का काम हमें मिल जाएगा। तो ऐसे बनेगी इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा ये xy। वैसे हम इसको ऐसे में भी सॉल्व कर सकते हैं, पर चलिए एलसीएम ले लेते हैं। y प्लस एक्स इक्वल टू 1/12, अलग अलग तरीके होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y आएगा प्लस 12x आएगा, और ये xy इधर जाएगा तो xy। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन लेते हैं। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा था कि कह रहा था कि जो लार्जर वाला है ना उसको हमने कुछ घंटे तक इस्तेमाल किया। कितने घंटे तक? इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर, वो 4 घंटे इस्तेमाल हुआ है। 1 घंटे में जो लार्जर डायमीटर है वो कितना भर रहा है? 1/x, और 4 घंटे इस्तेमाल हुआ है। अगर 1 घंटे में 1x भर रहा है तो 4 घंटे में कितना भर रहा होगा? 4/x। भाई 1 घंटे में अगर 1/x भर रहा है तो 4 घंटे में कितना भर रहा होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और छोटे वाले को कितनी देर यूज करा है? 9 घंटे। 1 घंटे में 1/y भर रहा है तो 9 घंटे में कितना भरेगा? 9/y। और तब भरता है केवल आधा ही टैंक, मतलब बड़े वाले ने 4 घंटे काम किया, छोटे वाले ने 9 घंटे काम किया, और दोनों ने मिलकर जो भरा उसमें आधा ही टैंक भरा है। तो इक्वल टू किसके होगा? ये हाफ टैंक के बराबर होगा, आधा ही टैंक भरा है। एक इक्वेशन यहां से बना लेते हैं, फिर से एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 4y प्लस 9x इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y प्लस 18x, और xy की 1 में करेंगे तो xy, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 12x है प्लस 12y है, पहले मैंने y लिखा है इसमें, और 12y है प्लस 12x है इक्वल टू है xy। 8y है प्लस 18x है इक्वल टू है xy। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं जैसे 2 से मल्टीप्लाई तो 24 हो जाएगा ये, और इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई तो ये भी 24 हो जाएगा। भाई बराबर ही तो करने थे, ऑप्शन में बराबर करने थे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 24y, ये हुआ 24x, और ये आ गया यहाँ पे हमारा 2xy। ऐसे 3 से करा तो ये हुआ 24y, ये हुआ 54x, ये हुआ 3xy। साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। और 54 में से अगर 24 को किया माइनस तो ये आएगा माइनस का 30x, और इसको माइनस किया तो ये आएगा माइनस का xy। 3xy में से 2xy माइनस किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 30।
तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई यहाँ से 30, और y की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 12y प्लस 12x इक्वल टू एक्स y की जगह पे डालो 30, तो 12 इंटू 30 प्लस 12x, y की जगह पे डालो 30, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 360, तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 30x, ये है ही 12x को उधर ले जाके माइनस करेंगे, तो 30 में से अगर 12 माइनस किया तो 18x आ जाएगा। 18 से 360 को डिवाइड करेंगे, अपॉन भेजेंगे तो 820 आ जाएगा। तो बस x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि लार्जर डायमीटर वाले पाइप को कितना टाइम लगेगा, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को कितना टाइम लगेगा। तो अब आंसर स्टेटमेंट में दे देना, टाइम टेकन बाय लार्जर डायामीटर पाइप, टाइम टेकन बाय लार्जर डायामीटर पाइप इज 20 आवर, और टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायामीटर पाइप, जो स्मॉलर डायामीटर वाला पाइप है उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 30 आवर। तो इसका मतलब बड़े वाले को 20 घंटे लग रहे हैं, मतलब मोटा वाला जो पाइप है वो जल्दी भर देगा, 20 घंटे में भर देगा। छोटा वाला जो पतला वाला पाइप है उसको ज्यादा समय लगेगा, वो 30 घंटे में उस टैंक को पूरा भर पाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस वाले सेट का, एक आखिरी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी अभी हम लोगों ने स्पीड वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये स्टूडेंट वाले की रेफरेंस में दे रखा है, और जैसे अभी हमने कहा था कि ट्रेन की स्पीड कम कर दी तो टाइम बढ़ गया, बाकी करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा का वैसे ही रहेगा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। कुछ क्लास में बच्चे हैं, उनको एक रो में ऐसे खड़ा किया जा रहा है, रो में उनको लगाना है। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, हमने क्या करा, पहले क्लास में पूरी क्लास के सारे बच्चों को ऐसे रो में खड़ा कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि एक रो में हमने एक बच्चे को एक्स्ट्रा कर दिया। एक रो में एक्स्ट्रा मतलब बाहर से नहीं लाए उस बच्चे को, उन्हीं स्टूडेंट में से, जैसे हमारे पास सपोज के कुछ रोज थी तो हमने क्या करा, एक रो में से एक बच्चे को निकाला, एक रो में एक और बढ़ा दिया, फिर दूसरी जगह पे भी एक बढ़ा दिया, तीसरी रो में भी एक बढ़ा दिया, चौथी रो में भी एक बढ़ा दिया। इस टाइप से हर एक रो में एक स्टूडेंट बढ़ा दिया। देयर वुड बी 2 रो लेस, और 2 रो खत्म हो गई। मतलब हमने क्या करा, वो जो रो थी वहीं से स्टूडेंट्स को निकाल के उस रो में बाकी की रोज में एडजस्ट किया, तो 2 रो क्या हो गई, खत्म हो गई, उसके सारे स्टूडेंट इन्हीं रोज में आ गए। एक स्टूडेंट बढ़ाने पर 2 रो खत्म हो गई। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, और अगर हम हर एक रो में से एक एक बच्चा निकाल के नई रोज तैयार करते, भाई जैसे फर्स्ट रो में से एक बच्चा निकाला, उसे नई रो में एक नई रो बनाई, उससे फिर सेकंड रो से भी एक बच्चा निकाला, थर्ड रो से भी एक बच्चा निकाला, तो ऐसा करने पे क्या हुआ, देयर वुड बी 3 रोज मोर, 3 रो बढ़ गई, नहीं आ गई 3 रो। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं क्लास में कितने हैं। तो लेट करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में सपोज के स्टूडेंट कितने हैं, x। इसके अलावा नंबर ऑफ रोज, जो रोज हैं उसको सपोज कर लिया वो कितनी है, y। सपोज किया एक रो में स्टूडेंट कितने हैं, x, और रो कितनी है, y, ठीक है ना। तो अब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो जितनी भी, जैसे सपोज किया, देखो एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं मैंने यहां पे 3 रो बनाई, 3 रो बनाई, और हर एक रो में सपोज किया मैंने इस टाइप से 5 स्टूडेंट रख दिए, 5 इस रो में, 5 इस रो में, 5 इस रो में। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो कितने हैं, 5। तो टोटल स्टूडेंट अगर कोई पूछे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जितनी भी रो है उसको मल्टीप्लाई जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो है उसके साथ कर देंगे, तो 15 आएगा उसका आंसर। तो वैसे ही अगर इतनी रो है
कितने स्टूडेंट एक रो में है, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। टोटल स्टूडेंट के लिए दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब वो क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन, अब ले रहे हैं फर्स्ट कंडीशन। वो क्या कह रहा है, इफ वन स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन अ रो, हर एक रो में एक स्टूडेंट बढ़ा दिया। देखो इस तरीके से बढ़ाया, जैसे यहां से निकाला एक स्टूडेंट, यहां इधर कर दिया, फिर दूसरी जगह से भी निकाला, दूसरा इसी रो में से फिर हमने एक और स्टूडेंट निकाला, फिर हमने यहीं से एक और निकाला, इस स्टूडेंट को भी निकाल करके हमने यहाँ रख दिया, इस टाइप से ऐसे करके। अभी तो मैंने ऐसे लिया ना, ऐसे करके, मतलब इस रो में से स्टूडेंट को निकाल के यहाँ रखना है, इस रो में से स्टूडेंट को उठा के यहाँ रखना है। तो जितनी भी रो है सब में एक 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 स्टूडेंट ऐसे बढ़ाते जाना है। उससे में क्या हो रहा था, 2 रो कम हो जा रही थी, उससे क्या हो रहा था, 2 रो कम हो जा रही थी। कहने का मतलब हमने हर एक रो में कितने स्टूडेंट बढ़ाया, एक बढ़ाया। पहले एक रो में कितने स्टूडेंट थे, एक्स, अगर हर एक रो में एक स्टूडेंट बढ़ा दिया तो अब एक रो में स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 1। अगर हर एक रो में एक स्टूडेंट बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 1। और ऐसा करने पर रो कितनी खत्म हो गई, 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी रह जाएंगी, अब पहले रो y थी, तो अब रोज जो रह जाएंगी वो कितनी रह जाएंगी, y - 2। अब इतने स्टूडेंट एक रो में है, इतनी रो है, टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझे चाहिए टोटल स्टूडेंट्स, तो रो कितनी है, स्टूडेंट है एक रो में x प्लस 1, रो कितनी है y - 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई आएगा, -2x आएगा, प्लस y आएगा, -2 आएगा। लेकिन देखो हमें यहां से स्टूडेंट यहां करना है, इधर उधर शिफ्ट करना है, ना कोई बाहर से नया स्टूडेंट लाना है, ना कोई अंदर से स्टूडेंट कोई हटाना है। तो टोटल स्टूडेंट तो उतने के उतने ही रहेंगे। तो ये वाले जो टोटल स्टूडेंट है और ये वाले जो टोटल स्टूडेंट है, दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल। कहने का मतलब ये जो xy - 2x प्लस y - 2 होगा, वो xy के इक्वल होगा। xy से xy काट देना तो -2x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 2। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं सेकंड कंडीशन, नीचे ही ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, फिर से हमें लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। एक तो ये लिखना होगा हमें कितने हैं, और एक लिखना होगा नंबर ऑफ रोज की, रोज कितनी है। तो देखो सेकंड कंडीशन में वो कह रहा था, दूसरी पारी में कह रहा था कि इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, तो स्टूडेंट तो हमें एक कम करना है, तो रोज होंगे वो 3 बढ़ जाएंगी, तो रोज है वो 3 बढ़ा देनी है। तो स्टूडेंट एक कम करो, एक स्टूडेंट को कम करो, एक स्टूडेंट को कम करोगे तो ये हो जाएगा x - 1। रो को 3 बढ़ा दो, रो को 3 बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी, y+3। फिर दोबारा इसके टोटल स्टूडेंट निकालो, फिर दोबारा इसके टोटल स्टूडेंट निकालोगे तो वो आएगा x - 1 इंटू में y+3। मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आएगा, प्लस 3x आएगा, माइनस y आएगा, -3 आएगा। पर टोटल स्टूडेंट तो सेम ही रहने, तो xy प्लस 3x माइनस y -3 जो होगा वो xy के बराबर होगा। xy से xy कट गया, 3x माइनस y इक्वल हो जाएगा 3। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जो ट्रेन वाला भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी तो सेम ऐसे किया था, जब हमने उसकी स्पीड को बढ़ाया, टाइम कम हुआ, फिर हमने उसकी डिस्टेंस निकाली, स्पीड इंटू टाइम करके, और डिस्टेंस कैसी रहती है, सेम वही चीज में हुआ। हमने स्टूडेंट कम करे तो रो बढ़ गई, फिर टोटल स्टूडेंट निकाले मल्टीप्लाई करके, पर टोटल स्टूडेंट तो रहेंगे सेम, तो दोनों को इक्वल टू में रखा और एक इक्वेशन बना। तो दोनों क्वेश्चन की करने का तरीका बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज का ही फर्क है बस केवल, वरना दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। और अब करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सॉल्व करना तो बहुत आसान है क्योंकि ऑप्शन पहले से ही बराबर है, और प्लस माइनस के भी हैं, साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक y प्लस का और एक y माइनस का है। 3x में से 2x किया तो ये बच गया x, 3 और 2 को ऐड किया तो ये आ गया 5। अब पुट करेंगे, पुट द वैल्यू
ऑफ एक्स, वाई नहीं एक्स, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। एक्स की जगह पे 5 डालेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हो जाएगा -10 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 10 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो x रिप्रेजेंट कर रहा था कि एक रो में कितने स्टूडेंट, तो एक रो में इसका मतलब कितने स्टूडेंट थे 5, और रोज कितनी थी 12। नंबर ऑफ रोज जो थी वो कितनी थी, उसमें 12 रो बनी हुई थी, एक रो में 5 स्टूडेंट और 12 रो। लेकिन देखिए जरा क्वेश्चन में पूछा गया उसने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो टोटल स्टूडेंट पूछा है, तो टोटल स्टूडेंट के लिए x और y को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब बस अब हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, टोटल स्टूडेंट को लिए x और y को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ही आ जाएगा 60, और यही होगा हमारा आंसर कि क्लास के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 60 स्टूडेंट क्लास के अंदर टोटल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट सी कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग करेंगे इसका सेट डी। 9 क्वेश्चन उसके अंदर भी हम लोग इसके कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर कर लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाएगी अगर आप इसको दोनों वीडियोस को सारी वर्ड प्रॉब्लम कर लेते तो, और ग्राफ की भी क्वेश्चन अवेलेबल सारे कवर इसके अंदर आपके हो जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।